नमस्कार। आज हम क्लास 9th का चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें हजारी प्रसाद परसाई जी है वो लेखक है और जो पाठ का नाम है वो है प्रेमचंद के फटे जूते। उसके हमने पाठ परिचय पढ़ा, जीवन परिचय पढ़ा और थोड़ा सा हमने पाठ भी पढ़ा कि किस तरह से फ़ोटो खिंचवाई जा रही है। आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं। यह कैसा आदमी है जो फटे जूते पहने फ़ोटो खिंचवा रहा है पर किसी पर भी हंस भी रहा है। अब देखिए यहाँ लिखा है कि जो फ़ोटो खिंचवा रहा है उसकी स्थिति के बारे में बताया कि ये आदमी कैसा है जो एक तो फटे हुए जूतों में अपना फ़ोटो खिंचवा रहा है और साथ साथ में किसी बात पर हंस भी रहा है। फ़ोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या न खिंचाते। अब यहाँ कहा गया है कि यदि उसे फ़ोटो खिंचवाना इतना अनिवार्य था तो अच्छे से जूते पहन लेता तभी फ़ोटो खिंचवाता, या फिर वो फ़ोटो नहीं खिंचवाता तो और अच्छा था। फ़ोटो न खिंचाने से भी उसका कुछ नहीं बिगड़ता। शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए हो। शायद ऐसा भी हो सकता है कि उनकी पत्नी ने उनसे कहा हो कि भाई हमारे साथ फ़ोटो खिंचवाओ, तो पत्नी के आग्रह को उन्होंने माना हो और वह उनके साथ बैठ गए फ़ोटो खिंचवाने, तो ऐसा भी हो सकता है। मगर ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचाने को भी जूता ना हो। अब बात यह आती है कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास फ़ोटो खिंचवाने के लिए भी दूसरे प्रकार का कोई जूता नहीं है। ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी का मतलब क्या है? समस्या है, एक तकलीफ़ है। ये मैं तुम्हारी ये फ़ोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग्य मुझे एकदम रोक देता है। उसने कहा कि भाई जिस जिस तरह हालात में प्रेमचंद जी ने ये फ़ोटो खिंचवाया है, उस फ़ोटो को देखकर लेखक कहता है कि भाई मैं भी ऐसा महसूस करने लगता हूँ कि शायद तुम्हारी ऐसी दयनीय अवस्था देखकर मेरी आंखों से आंसू आ जाए। परंतु जब मैं आपकी आंखों में देखता हूँ तो मुझे लगता है कि आप ऐसा फ़ोटो खिंचवा रहे हैं वो कोई ऐसा दर्द या पीड़ा नहीं है, उसमें आप कोई व्यंग्य दिखा रहे हो, ऐसा मुझे लगा। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते होते तो किसी से फ़ोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लाते। लेखक कह रहा है यदि फ़ोटो खिंचवाने का महत्व यदि आपको अच्छे से पता होता तो शायद आप उस बात को समझ जाते और फ़ोटो जब खिंचवाते तो किसी से जूते मांग कर ले आते। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं। अब देखो, लोगों को यदि ज़रूरत होती है तो लोग कोट भी लेके आ जाते हैं, दूसरों का मांग कर और शादी भी करके आ जाते हैं और मांग की मोटर से बारात निकालते हैं, यानी दूसरों से मांगी हुई गाड़ी से वो बारात लेकर भी चले जाते हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए। तो लोग तो क्या करते हैं कि जब फ़ोटो खिंचवाने के लिए, यहाँ तक उसने व्यंग्य किया है कि दूसरों की बीवियाँ तक साथ में खड़ी कर लेते हैं। भाई मेरी बीवी अच्छी नहीं दिखती फ़ोटो में तो दूसरों की बीवी मांग के ले आते हैं और फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, ऐसा उन्होंने व्यंग्य किया है। यानी मांग कर सारी चीज़ें की जा सकती है। कुछ लोग तो फ़ोटो खिंचवाने से पहले इत्र लगा लेते हैं, तो इत्र लगाने से लोग ये समझते हैं कि उनका फ़ोटो खुशबूदार होगा, लेकिन उसमें फ़ोटो में खुशबू नहीं आती है, सिर्फ ये मात्र व्यंग्य किया गया है। तो कहते हैं कि गंदे से गंदा व्यक्ति भी फ़ोटो अच्छी बन जाती है यदि वह इस तरह से किसी की मांग के जूते लाए या कपड़े लाए या इत्र लगवा दे तो फ़ोटो खुशबूदार आती है, ऐसा व्यंग्य किया गया है। तो यानी लोग फ़ोटो खिंचवाने के लिए तरह तरह के उधार ले लेते हैं, चीज़ें मांग के ले आते हैं, लेकिन यहाँ ये बताया गया है कि चीज़ें मांग के लाने की आवश्यकता नहीं है और फ़ोटो है वो अपने आप ही, उसने कहा कि अच्छा आ जाएगा, इसलिए प्रेमचंद जी ने उसी हालत में फ़ोटो खिंचवाया है। आगे देखिए, टॉफ़ी 8 आने में मिल जाती है, जूते उस ज़माने में 5 रुपये से कम में मिलते होंगे क्या? जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब देखो, उसने यहाँ एक व्यंग्य किया है कि टोपी पहनता है यदि कोई तो 8 आने में आ जाएगी, लेकिन यदि जूता कोई पहनना चाहता है तो बाज़ार से लाना चाहता है तो उसके लिए 5 रुपये लगेंगे। तो टोपी जो सर पे पहनी जाती है, जो इज्जत की बात है, और जूते जो पैरों में होते हैं, तो यहाँ ये बताया गया टोपी है वह ज़्यादा सस्ती है जूतों के मुकाबले, यानी जूते ज़्यादा महंगे होते हैं। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है, एक जूते पर 2500 टोपियाँ आ सकती है, यानी इतने महंगे जूते हो गए हैं कि टोपियाँ ज़्यादा खरीदी जा सकती है, यानी मान सम्मान कम मिल जाएगा। तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए हो। ये विडम्बना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं छुपी। अब जिस तरह उसने जूते और टोपी का उदाहरण बताया, उसी प्रकार उसने जो फ़ोटो खिंचाने वाले लोग हैं उन दोनों तरीक़ों में अनुपात बताया है कि कुछ लोग इस तरह से खिंचवाते हैं, आप हो वह उस तरह से नहीं खिंचवा रहे हो जिस तरह से अन्य लोग खिंचवाते हैं मांग कर चीज़ें लाकर, लेकिन आप जैसे हो वैसे ही दिखना चाहते हो। अब यहाँ लिखा है कि यह विडम्बना मुझे बड़ी तीव्रता से पहले कहीं नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही, यानी ऐसी बात मुझे पहले कभी नहीं चुभी लेकिन आज ही चुभ रही है, जब मैं देखता हूँ कि आपका फटा हुआ जूता दिख रहा है
और तुम महान कथाकार हो, उपन्यासकार हो, सम्राट हो, उग्र युग प्रवर्तक हो, माने जाते हो, लेकिन आपकी फ़ोटो खिंचवाने में जूता है वो फटा हुआ है, यह बात मुझे बड़ी चुभ रही है। तो मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, उसने कहा। यूँ ऊपर से अच्छा दिखता है, अंगुली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तल फटा हुआ है। उसने कहा कि भाई जो लोगों को दिखता है वह तल बिल्कुल सही है जूते का, लेकिन जो पैर के नीचे का हिस्सा होता है वह फटा हुआ है, लेखक क्यों कह रहा है, लेकिन फिर भी दूसरों को देखने में वह अच्छा लगता है। अंगूठा ज़मीन से घिसता भी है, पैनी मिट्टी भी कभी रगड़ खाकर लहूलुहान हो जाती है, यानी जब मैं चलता हूँ तो उसमें पैर है वो घस जाते हैं उससे मिट्टी से, और उसमें से रक्त भी बह जाता है। पूरा पंजा छिल जाता है, लेकिन मेरे जूते से अंगुली बाहर नहीं दिखाई देती, लेकिन तुमने जो जूता पहना हुआ है उसमें आपको अंगुली दिखाई दे रही है। आपका पैर सुरक्षित है, लेकिन वह फटा हुआ नज़र आ रहा है। तो लोग क्या करते हैं, जो चीज़ दिखती है उसकी बात करते हैं, जो दिखाई नहीं देता उसकी बात नहीं करते। जैसे प्रेमचंद जी का जो जूता है वो फटा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जो पैर का तल है वहाँ बिल्कुल सुरक्षित है, उनको कोई चोट नहीं लग रही, इसलिए वो मानते हैं कि वो जूता बिल्कुल सही है। मेरी अंगुली ढकी हुई है पर पंजा नीचे से घिस रहा है, तुम पर्दे के महत्व को नहीं जानते हो ना, हम पर्दे पे कुर्बान हो रहे हैं, यानी ऊपर से सही है। तो उसने कहा मैं वो जूता चला रहा हूँ ताकि लोगों को दिखे नहीं, और आप है वो नीचे से बिल्कुल सही है, लेकिन जूता फटा हुआ दिखाई दे रहा है, फिर भी आप उसे महत्व दे रहे हो। तुम फटा हुआ जूता बड़ी ठाठ से पहने हो, मैं ऐसा पहन नहीं सकता, फोटो तो जिंदगी भर नहीं खींचा। उसने कहा कि आपने तो फोटो भी खिंचवा लिया, लेकिन मैं उससे फोटो नहीं खिंचवाऊंगा, क्योंकि वो हमेशा याद रहेगा कि मेरा जूता है वो फटा हुआ है। चाहे कोई भी जीवनी बिना फोटो खिंचा दे, यदि कोई ऐसा आ जाता है लेखक जो छापने वाला अखबार और पत्रिका में, और लेखक के बारे में वो छापना चाहता है, तो उसमें वो फ़ोटो खिंचाने के लिए कहे, लेकिन ऐसा जूता है तो वो कह रहा मैं फ़ोटो नहीं खिंचवाऊंगा, चाहे वो मेरी जीवनी नहीं छापे। तुम्हारी ये व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है, लेकिन आपकी वो मुस्कुराहट है वो मेरे सारे हौसलों को नष्ट कर रही है। क्या मतलब है इस मुस्कान का? क्या हरी का गोदान हो गया? क्या पुस की रात में नील का हल्कू का खेत चल गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? ये तीनों उनकी कहानियों से बातें आई है। होरी का गोदान प्रेमचंद की कहानी है, पुस की रात भी उनकी है, और सुजान भगत का लड़का जो मर जाता है वो भी उनकी कहानी है, जो आपने छोटी क्लास में पढ़ी होगी। डॉक्टर साहब नहीं आते और बच्चा बीमार हो जाता है, बाहर सो रहा होता है, तो उस तरह की ये कहानी है। मुझे नहीं लगता है माधो औरत के कफन के चंदे का शराब पी गया। अब ये भी देखो, एक कहानी से संबंधित है उनकी, जो आपने पढ़ी नहीं, इसलिए आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है। वही मुस्कान मालूम होती है, यानी उस समय भी वही मुस्कान नजर आ रही है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ, कैसे फट गया यह मेरी जनता के लेखक है। मेरी जनता के लेखक तुम जो लिखते हो, ये जूता फट कैसे गया? क्या तुम चक्कर काटते रहे इसलिए फट गया? क्या बनिए के तगादे से, यानी बनिए से आपने कुछ पैसे लिए होंगे, उसका ब्याज देते समय या उसका कार्य करते समय ऐसा हो तो खाए? चक्कर लगाने जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। चक्कर लगाने से भी जूता कभी फटेगा नहीं, वो घिसेगा। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी में आने जाने से घिस गया था। अब एक और कहानी के आधार पर पात्र का नाम आया यहाँ, कुंभन दास, जिसका जूता भी फतेहपुर सीकरी से आने जाने से घिस चुका था। ऐसी कोई कहानी है जो आपसे अध्ययन में नहीं है, इसलिए आप इनसे छोड़ते हैं। अभी उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा आवत जात पनिया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। उसने ये कहा था कुंभन दास ने कि आने जाने से मेरे पैरों के पैर घिस गए हैं, लेकिन फिर भी हरि का नाम है वो मैं नहीं भूला हूँ। और ऐसे बुलाकर देने वाले के लिए क्या कदा, जिसके देखे दुख उपजत है तिनको कर पे करे सलाम। और उसने कहा कि ऐसे लोग बुलाने से भी क्या देंगे जिनके देखने पर उनके खुद दुख उपज जाते हैं। यानी हम जैसे ही कोई मांगने वाला पैसा उनके पास चला जाता है तो कहते हैं, अपने दुख सुनाने शुरू कर देते हैं और अपने पैरों की बात करते हैं, अपने तौर तरीक़ों की बात करते हैं, अपने हालत की बात करते हैं। ऐसे लोगों को दूर से ही सलाम। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं है। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज़ को ठोकर मार रहे हो। बिल्कुल, अब लेखक ने अंदाज़ा लगाया है कि आपका जूता जो फटा होगा वो चलने से नहीं घिसा है, आपने किसी चीज़ की ठोकर लगाई होगी जिसकी वजह से आगे का हिस्सा है वो फट गया। कोई चीज़ जो परत पर परत सदियों से जम गई थी, उसे शायद तुमने ठोकर मार कर अपना जूता फाड़ लिया। या हो सकता है कि आपके जूते के ऊपर कोई मैल जम गया हो या कोई परत जम गई हो, आप उसे हटाने का प्रयास कर रहे हो जिसकी वजह से वह जूता फट गया हो। या कोई रास्ते में टीला आ रखा हो, कहते ना अपन रेत का टीला दोहरे कहते हैं जिसे अपन, वो आ रखा हो, उस पर ठोकर लगने से भी शायद ऐसा हो रखा हो। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी जा सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो जाता है। सभी नदियां पहाड़ थोड़ी फोड़ती है, कोई रास्ता बदल कर घूम कर भी चली जाती है। उसने कहा कि यदि ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपका जूता फटा है तो आप टीले के उस रास्ते नहीं जाके उससे पास से चले जाते, आपको उसे ठोकर मारने की कहाँ आवश्यकता थी। पर तुम समझौता नहीं कर सकते। क्या तुम्हारी यही कमजोरी है जो होरी को ले डूबी? वही नेम धर्म वाली कमजोरी। नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। फिर बात की ये कहानी में
होरी जो था वो भी अपने नेम धर्म के कारण कहीं बर्बाद हो गया या नष्ट हो गया, शायद वो कारण तुम्हारा भी रहा होगा। लेकिन तुम्हारी जैसी मुस्कान उससे लगता नहीं कि तुम नेम धर्म में डूबे हुए हो। तुम्हारी ये पाँव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है कि तुम घृणित समझते हो, तो उसकी तरफ तुम हाथ की नहीं पाँव की उंगली से इशारा कर रहे हो। मुझे ये लगता है कि तुम शायद उन लोगों की तरफ घृणा की दृष्टि से देख रहे हो जो शायद इस संसार में बुरे कार्य में लगे हैं, या आपको किसी ने पीड़ा दी हो, या जो आपकी नज़रों में घृणित है। उनकी तरफ हाथ से उंगली से इशारा नहीं कर रहे हो, पैर की उंगली से इशारा कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ दिया। मैं समझता हूँ, तुम्हारे अंगुली का इशारा भी समझता हूँ, ये व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो अंगुली छिपाए और तलुए घिसाए चल रहे हैं। हो सकता है कि तुम इशारा उनकी तरफ कर रहे हो जो बता रहे हो कि देखो मेरा पैर तो फिर भी अंदर से सही है, ऊपर से फटा हुआ जूता, लेकिन तुम लोगों की तो चप्पल अंदर से फटी हुई है और पैर घस रहा है, जिसकी वजह से तुम्हें चोटें भी लग रही है। उन पर जो टीले बरकरार बाजू से निकल गए, या तुम उन पे हंस रहे हो जो टीलों को देखकर उनके पास से हो गए निकल गए। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार के जूता फाड़ लिया, उंगली बाहर निकाल आई, पर पाँव बच रहा, मैं चलता रहा। मगर तुम उंगली को ढाकने की चिंता में तलवे नाश कर रहे हो, तुम चलोगे कैसे? या तुम इस बात पे इशारा कर रहे हो कि भाई मेरी अंगुली भली दिख रही हो लेकिन जूता बिल्कुल सही है, जिसकी वजह से मेरा तलवा नष्ट नहीं हो रहा है, ख़राब नहीं हो रहा है, पीड़ित नहीं हो रहा हूँ मैं, लेकिन तुम्हारे तो तलवा फटा हुआ है, तुम कैसे हंसोगे? मैं समझता हूँ तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, उंगली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारा व्यंग्य अच्छे से समझता हूँ। तो ये चैप्टर हो गया। देखो इसमें क्या बताया गया, इसमें लेखक बता रहा है कि प्रेमचंद जी जैसे थे वैसे ही नजर आते थे। दूसरे लोग जो होते थे वो दिखावा करते थे, लेकिन ये जैसे व्यक्ति थे वैसे ही अपने आप को प्रदर्शित करते थे। यहाँ उन्होंने कुछ उदाहरण भी बताए हैं कि अंगुली जो नज़र आ रही है जूते में से, तो शायद उनका जूता तलवे से बिल्कुल सही है, इसलिए वह बड़े आराम से उसमें चल रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ऊपर से जूता सही है लेकिन तलवा सही नहीं है, तो उसमें उनको चोटें लगती है लेकिन वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। और या कुछ लोग हैं वो मुसीबतों से डर कर उसके पास से निकल जाते हैं, उनसे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रेमचंद जी ने इन मुसीबतों का सामना किया है तो उनकी ओर इशारा कर रहे हैं कि भाई ये लोग ऐसे हैं जो मुसीबतों के से डरते हैं। तो शायद उनकी तरफ वह इशारा करके मुस्कुरा रहे हैं या उनकी तरफ वो व्यंग्य कर रहे हैं, इसलिए शायद उन्होंने अपनी हालत को ऐसा बताया है। तो इस तरह से ये चैप्टर हरिशंकर प्रसाद जी ने बताया कि प्रेमचंद जी वास्तव में कैसे व्यक्ति थे, उनका व्यक्तित्व क्या था और किस तरह से उन्होंने मुसीबतों का सामना बच के नहीं, उनसे डट कर सामना किया, जिसकी वजह से उनकी ऐसी हालत है। और जो लोग उनकी हालत को देख कर हंसते हैं, शायद प्रेमचंद जी उन सब पे हंसते हैं जो उस बाधाओं से डर कर छिप कर निकलते हैं। तो ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। अगले टॉपिक में हम इसके क्वेश्चन आंसर आपको वीडियो भेजेंगे। तब तक धन्यवाद।